हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। आज अपन बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के 6th वीडियो की, जिसके अंदर अपन पहले पढ़ चुके हैं मिक्सचर एनालिसिस क्या होता है। और उसके बाद में मैंने उस वीडियो के अंदर लास्ट में आपको एक चीज बोली थी कि अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीओएसी। तो आज के वीडियो के अंदर अपन स्टार्टिंग पीओएसी से करेंगे। पीओएसी होती क्या है, कैसे अप्लाई होती है और कैसे अपने मोल कॉन्सेप्ट में काम आती है। ठीक है, उसके साथ साथ अपन कंटिन्यू करेंगे आगे सिक्वेंशियल रिएक्शंस। ठीक है, और उसके बाद में अपन लास्ट पॉइंट के अंदर आज कंप्लीट करेंगे कि अगर दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में दो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स वो साइमल्टेनियसली फॉर्म कर रहे हैं, तो वैसी रिएक्शन से कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन आज के वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पीओएसी से। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता दूं पीओएसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीओएसी की फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। लिख लेते हैं अपन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ये होती है पीओएसी की फुल फॉर्म। इसके साथ पीओएसी में आपको बता दूं कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक टूल है अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को इजी बनाने के लिए या फिर क्वेश्चंस को इजी तरीके से डील करने के लिए। और ये टूल आपको कब समझ में आएगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। ये एक बार में आपके भले ही समझ में ना आए, बट आप प्रैक्टिस करोगे तब आपके जरूर समझ में आएगी। बट मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ कि आप समझो चीजों को, तो ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूँ उसको। अपने पास जैसे कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, पेंटेन मान लेते हैं अपन C5H12, इसको अपन ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया O2, तो इससे जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो एक तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक होगा H2O। ठीक है, ये फॉर्म होगा। तो सबसे पहले अपन मोल कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं कि कोई भी अपने पास रिएक्शन हो तो उस रिएक्शन को सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 10, 11 और ये 11, तो इधर 11 पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इधर कर दूं 8 से मल्टीप्लाई और इधर कर दूं 6 से मल्टीप्लाई, बैलेंसिंग आप सबको आती होगी, मैं बैलेंसिंग पे फोकस नहीं कर रहा। रिएक्शन की बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो अपन रिडॉक्स के अंदर एक बार फिर से समझेंगे। बट आई होप मैं इतना मान के चल सकता हूं कि आपको बैलेंसिंग आती है रिएक्शंस की। सो यहाँ पे अपनी ये रिएक्शन बैलेंस है। अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन की जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, इसका 1 है, एक सेकंड लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, इसका 1 है, इसका 8 है, इसका 5 है, इसका 6 है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को देख के मैं कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर सकता हूं। आप भी कर सकते हो, मैं अकेला नहीं कर सकता। और वो चीजें क्या है, कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ वही चीजें जो अपन ने पहले देख रखी है, समझ रखी है। क्या मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये क्या है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ, 1 मोल C5H12 है मेरे पास, है ना, कितना है, 1 मोल। इसके अंदर इस 1 मोल C5H12 के अंदर कार्बन एटम्स कितने होंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स है। अरे अपन देखते थे ना, जैसे अपने पास CO2 था, 1 मोल CO2, तो 1 मोल CO2 के अंदर 1 मोल कार्बन होगा। और ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 मोल ऑक्सीजन एटम। और वहीं O2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 1 मोल O2। ये सब चीजें मैंने बता रखी है आपको। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 मोल
कार्बन एटम्स किसके अंदर, 1 मोल C5H12 के अंदर 5 मोल किसके, कार्बन एटम के। क्या मैंने ये कुछ नई चीज लिखी है, पता थी ना आपको, हाँ कि ना। यहाँ पे इस पूरी साइड हाइड्रोजन के कितने मोल्स है, 12 मोल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 12 मोल हाइड्रोजन एटम। साथ ही साथ में क्या लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे, ये 8 × 2, तो एक ऑक्सीजन के कितने होंगे, O2 के 8 मोल है, तो सिर्फ ऑक्सीजन एटम के कितने मोल्स होंगे, 16 मोल ऑक्सीजन एटम। ये सब चीजें आपको पता होंगी। रिएक्टेंट साइड अपने पास क्या क्या है, 5 मोल कार्बन एटम है, 12 मोल हाइड्रोजन एटम है एंड 16 मोल अपने पास क्या है, ऑक्सीजन एटम। वहीं प्रोडक्ट साइड की अगर अपन बात करें तो यहां से देखना ये कितना है, 5, इसके अंदर कितना होगा, 5 मोल कार्बन एटम, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे ये 6, तो 10 + 6 16, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, 16 मोल किसके हैं, ऑक्सीजन एटम। और क्या बच गया इधर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने, 6 × 2 = 12, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स। ये अपनी थी रिएक्टेंट साइड। इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया, ये प्रोडक्ट बनाया। अब आप प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के मोल्स कंपेयर करके देख लो, सेम आएंगे। जितने मोल जिस भी एटम के पहले थे, प्रोडक्ट बनने के बाद भी उस एटम के उतने ही मोल्स होंगे उस केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, 5 मोल कार्बन के पहले थे, 5 मोल बाद में वे, 12 मोल हाइड्रोजन के पहले थे, 12 मोल बाद में वे, 16 मोल पहले थे, 16 मोल बाद में। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर मोल्स की कंपोजिशन क्या रही, सेम। जब मोल सेम है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स उन वो भी क्या रहेंगे, सेम। लाइक यहाँ पे 5 मोल कार्बन एटम है, ठीक है, तो 5 मोल को क्या, 5 मोल कार्बन है तो 5 मोल कार्बन को 5Na लिख सकते हैं, 5Na कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो मोल सेम है तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे। तो अपन यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं। उस लाइन में अपन क्या लिखेंगे, यहाँ अपने पास जगह नहीं है, इधर लिख लेते हैं। उसमें अपन कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि ड्यूरिंग, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, ध्यान से समझना, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन number of atoms remain conserved। ठीक है, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं उस रिएक्शन के अंदर। लाइक यहाँ पे अपने पास कार्बन के पहले भी 5 एटम थे, बाद में भी 5 थे, हाइड्रोजन के पहले भी 12 थे, बाद में भी 12 थे, ऑक्सीजन के पहले भी 16 थे, बाद में भी टोटल 16 ही थे। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं, और जब नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व्ड रहते हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं, सो मोल्स ऑफ एटम, उन एटम्स के मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे, विल आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज समझ में आई होप आपके आई होप। अब अपन समझते हैं कि पीओएसी कैसे अप्लाई करते हैं। ये एक टूल है, तो इस टूल को अपन कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं POAC। ठीक है,
तो यहाँ पे अपने पास पीओएसी के लिए अपने पास कोई भी एक रिएक्शन है, जैसे C4H10 O2 gives CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब इनको बैलेंस करने के लिए इनके कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे, बट अपन को यहाँ पे वो नहीं लिखना है। पीओएससी के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, और उनको अपन कंसिडर नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टार लगा के पॉइंट क्या लिख रहा हूं, डू नॉट कंसिडर stoichiometric coefficients while applying पीओएसी अप्लाई करते टाइम अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को कंसिडर नहीं करते। अपने पास नॉर्मली ये रिएक्शन है जिसके अंदर अगर अपन से कार्बन की पीओएसी पूछे, मतलब यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे अगर लिखूं POAC फॉर कार्बन एटम, पीओएसी कब अप्लाई करते हैं मैं आपको बता दूं कि जैसे इसकी अपने पास कुछ जानकारी दे रखी हो और CO2 के बारे में अपन से कुछ पूछा हो, तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है कि जो ये कार्बन एटम है ये कंप्लीटली किस में चेंज हो रहा है, इस CO2 में जा रहा है। क्या कार्बन एटम कहीं और जा रहा है? नहीं जा रहा ना। तो यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, पीओएसी फॉर कार्बन एटम। आपको अभी समझ में ना आ रहा हो तो एक बार आप ध्यान से सुनना, ट्राई करना, थोड़ा सा चीजें आगे बढ़ने दो, अपने आप चीजें समझ में आएगी आपके, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पीओएसी फॉर कार्बन एटम, तो कार्बन की पीओएसी कैसे लिखेंगे कि ये जितने एटम्स है, ठीक है, कार्बन के जैसे 4 एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, मोल्स ऑफ C4H10 इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स होंगे, 1 है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ CO2। ये तो हो गई कार्बन की पीओएसी। वहीं अपन से हाइड्रोजन की पीओएसी पूछे, ठीक है, POAC फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम किसके अंदर है, C4H10 के अंदर, और ये हाइड्रोजन कंप्लीटली किस में जा रहा है, H2O के अंदर जा रहा है। तो अपन इन दोनों को रिलेट करके इसकी पीओएसी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C4H10, और ये किसके इक्वल होगा, H2O में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने, 2, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। कुछ इस तरह से करेंगे। साथ ही जैसे अपने पास यहां पे लिख देता हूं मैं, अपन से पूछ लेता POAC और किसके लिए, ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन के लिए अपन पीओएसी कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, कितने, 2, तो अपन क्या लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये O2 किस में गया, एक तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी गया और कुछ ऑक्सीजन का पार्ट इसमें भी गया, तो इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। कैसे, पहले लिख दिया CO2 के अंदर ऑक्सीजन कितने, 2, तो 2 मल्टीप्लाई मोल्स, मोल को अपन N से डिनोट करते हैं किसके, CO2 के मोल्स, प्लस यहाँ पे कितना है, 1 एटम, तो 1 मल्टीप्लाई किसके मोल, H2O के, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन बात करते हैं किसी भी एटम की पीओएसी के लिए। ये आपके अभी उतना समझ में नहीं आया होगा, बट इसकी क्लियरेंस के लिए अपन चलते हैं एक क्वेश्चन पे, ठीक है।
क्वेश्चन के अंदर अपने पास गिवन है, वो अपन से कैलकुलेट करवा रहा है। पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, उसने अपन को बोला है कि मास ऑफ CO2 गैस ऑब्टेन बाय द कंबशन ऑफ 570 ग्राम ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब C8H18। ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन क्या होती है कि ये ऑक्टेन है, इसको जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, और ये क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे दे क्या रखा है उसने कि यहाँ पे इसका मास अपन को दे रखा उसने 570 ग्राम, और अपन से कैलकुलेट क्या करवा रहा है, मास ऑफ CO2 गैस ये कितनी होगी ये बतानी है। तो अपने पास सबसे जो इजी मेथड होता है वो होता है POAC का। ठीक है, और वो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन एटम और यहाँ पे भी कार्बन एटम है, और ये कंप्लीटली इधर जा रहा है और कहीं काम में नहीं आ रहा कार्बन, तो यहाँ अपन कार्बन की POAC से बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गिवन डेटा ये, यहाँ पे अगर अपन हाइड्रोजन की POAC ले तो इसके अंदर हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की POAC ले तो इसके अंदर तो है बट इसके अंदर नहीं है, तो उससे भी नहीं बता सकते। तो अपन यहाँ पे कार्बन की POAC से बता सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, उसका मतलब यही होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं, इसलिए जो मोल्स होंगे वो भी सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को क्या करना है कि अगर दो कंपाउंड्स हो, जैसे ये दो कंपाउंड दिए हुए हैं, ऑक्टेन और ऑक्सीजन अपने रिएक्टेंट साइड है। ठीक है, या फिर सॉरी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर अपने पास दो कंपाउंड्स हो, एक तो ये है और एक अपन अपनी POAC के अंदर ये काम में ले रहे हैं। ठीक है, मतलब जो एक तो दिया हुआ हो और जिसके बारे में पूछा हो, उनके बीच, इन दोनों के बीच एक ऐसा एटम हो जो कहीं और ना हो। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच एक ऐसा एटम कौन सा है जो कहीं और नहीं है, दोनों के अंदर कार्बन है और वो कहीं और भी नहीं है। ठीक है, तो वहां अपन POAC लगा सकते हैं, और POAC सबसे बढ़िया काम करता है, और अपन POAC ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ POAC और कार्बन एटम। तो कार्बन एटम यहाँ पे कितने, 8, तो 8 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कार्बन एटम कितना है, 1 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एटम। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास गिवन क्या है, 570 ग्राम्स गिवन है। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, मोलर मास ऑक्टेन का कितना होगा, ऑक्टेन का होगा अप्रोक्सीमेट 114। ये आप निकाल के देख लेना, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो जब इससे निकालेंगे तो ये चला जाएगा अपना 5 टाइम्स। ठीक है, तो ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट 5 टाइम्स चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ गए, मोल्स किसके आ गए, इसके मोल्स अपने पास आ गए, और वो कितने, 5 मोल्स। वो कैसे निकाल लें, गिवन मास के अंदर मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे अपने पास आ गया 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ CO2। तो 8 5 से कितना होगा, 8 5 से कितना होता है, 40 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ CO2 को अपन क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ CO2 जो कि अपन से पूछा है, और मोलर मास, और मोलर मास CO2 का क्या होता है, मोलर मास क्या होता है CO2 का 44। कैसे, 16 अरे यार, मोलर मास तो कैलकुलेट करना आता है ना, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है
यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, 32 प्लस 12 44। ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको, मैंने बता रखी है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अपॉन 44। तो यहाँ पे मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई 44 विच इज 1760 ग्राम। और किलोग्राम में पूछता तो 1000 से डिवाइड कर देते, अपने पास क्या जाता है 1.76 किलोग्राम। ये अपनी बात हुई क्वेश्चन की। पीओएसी कैसे अप्लाई करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे बहुत डिटेल में बता दिया। हाँ, पहली बार था इसलिए डिटेल में बताया। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो इस क्वेश्चन को कितना इजीली सोल्व करोगे मैं आपको बता दूं एक बार। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ होगा कि मास पूछा है CO2 गैस का, ठीक है। कंबशन रिएक्शन दे रखी है ऑक्टेन की, और ऑक्टेन का मास दे रखा है इतने ग्राम। तो सबसे पहले ऑक्टेन के मोल्स पता कर लेते हैं। 570 अपॉन 1145 मोल ऑक्टेन दे रखी है। तो सबसे पहले कंबशन रिएक्शन क्या होगी, ऑक्टेन की C8H18 प्लस O2 की प्रेजेंस में अपन जलाते हैं, तो अपने पास क्या बनता है CO2 प्लस H2O, जिसके अंदर आपको इसके मोल्स पता है कितने मोल्स है 5 मोल, ठीक है। कंप्लीट 5 मोल है ये ऑक्टेन, और इसका मास पूछा है। कैसे बताएंगे अपन, पीओएसी अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। पीओएसी अप्लाई तब करेंगे जब अगर 2 कंपाउंड्स हो जो दिया हुआ हो और जिसके बारे में पूछा हो, उनके बीच एक ऐसा कॉमन एटम हो जो कहीं और ना हो, कोई एलिमेंट हो जो कहीं और ना हो। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, जो कहीं भी और रिएक्शन में अपन को नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट अपन लिखेंगे POAC और कार्बन। कार्बन की पीओएसी अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे कार्बन कितने एटम्स है 8 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितने 5 निकाल लिए। इधर अगेन अपने पास क्या आ जाएगा, कार्बन एटम कितने 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ CO2। मोल्स ऑफ CO2 को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। मोलर मास CO2 का कितना होता है 44। तो और ये कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, 44 ऊपर चला जाएगा, 44 इज इक्वल्स टू मास ऑफ CO2 गैस। और यही पूछा है मास ऑफ CO2 गैस, जो कि अपने पास आ गया 1760 ग्राम। किलोग्राम में पूछता तो 1.76 किलोग्राम, मतलब 1000 से डिवाइड कर देते। बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो आप, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपके और ज्यादा क्लियरेंस आएगी, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन क्या है, 55 ग्राम K2CO3 गिवन है, was treated by a series of reactants to convert all the carbon into this, calculate mass of product formed। अब ऐसी कहीं पे भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप किस कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि यार मेरे को तो इसकी केमिकल रिएक्शन आती ही नहीं, क्या होती है, मैं कैसे करूंगा। तो जब ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तब सबसे पहले अपने दिमाग में लाना कि अपन ने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एक टूल पढ़ी थी, उस टूल का नाम होता है POAC। और POAC अपन को क्या बोलती है कि कोई भी 2 कंपाउंड्स के बारे में पूछा हो या फिर कोई भी 2 कंपाउंड्स हो, ठीक है। कौन से 2 कंपाउंड्स, एक तो जिसके बारे में अपन को कुछ दिया हुआ हो, दूसरा जिसके बारे में अपन को कुछ पूछा हो, ठीक है। उन दोनों के बीच में अगर कोई एक ऐसा सिमिलर एटम है, सिमिलर एलिमेंट है, ठीक है, या एटम है जो कहीं पे भी पूरी रिएक्शन में नहीं है, तो वो क्या, उसके अंदर अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं POAC। और क्वेश्चन के अंदर आप ढंग से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, उसमें अपन को क्या दे रखा है K2CO3 की मास दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एक बार K2CO3, और उसने क्या बोला है, कुछ यहाँ पे रिएक्टेंट्स होंगे और उनके साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट, रिएक्टेंट टू कन्वर्ट ऑल द कार्बन इनटू दिस। उसने यहाँ पे जितना कार्बन था वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया, K2ZN3
FeCN6 का होल ट्वाइस कंप्लीटली इसके अंदर चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। मतलब कार्बन एटम इन दो के बीच ही है, मतलब एक सिमिलर एटम अपन को मिल गया जो कहीं पे भी और रिएक्शन में काम नहीं आएगा, क्वेश्चन में खुद दे रखा है। तो अपन को यहाँ पे मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसका मास बताना है। तो वो कैसे बता सकते हैं? डायरेक्ट कार्बन की POAC ऑफ कार्बन एटम की POAC क्या होगी? यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने, कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी POAC के अंदर, तो यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या लिखूंगा? मोल्स ऑफ K2CO3 किसके इक्वल होगा? यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने? 6 कार्बन एटम्स और 2 12, तो 12 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ दिस, और इसके मोल्स को अपन क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास इसका क्वेश्चन में गिवन है 698, तो यहाँ पे 698 सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना, कैसे आएगा ये भी बताऊं। यहाँ पे देखना, K2CO3 के मोल्स निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? मास अपॉन मोलर मास, मास क्या दे रखा है अपन को? 55.2, तो यहाँ पे लिख दिया 55.2 अपॉन मोलर मास क्या होगा? पोटेशियम का क्या होता है? 39, 19 एटॉमिक नंबर होता है और 39 इसका एटॉमिक मास होता है, मोलर मास बोल सकते हैं इसको अपन। कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ठीक है। तो यहाँ से अपन जब निकालेंगे, अब इनको ऐड मत कर देना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे K2 है, O3 है, मतलब ये 16 नहीं, यहाँ पे 48 काम में लेंगे। जब इनको अपन ऐड करते हैं तो अपने पास आता है 138 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई मास अपॉन 698। तो मैं यहाँ पे इजीली क्या करूंगा? सोल्व कर लूंगा। कैसे कर लूंगा? ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर, ये वैल्यू आ जाएगी नीचे, तो मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यही हुआ ना मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, वो क्या आ जाएगा? 55.2 डिवाइड बाई 138 मल्टीप्लाई 698 अपॉन 12 नीचे आ गया। अब इसको आप सोल्व कर लेना, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको आती नहीं है क्या? हाँ, कुछ भी मान लो, मुझे कम आती है, आपको ज्यादा आती है, आप कर लेना। ये कैलकुलेशन पार्ट है वो आपका है, इसके अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और इसके अंदर भी मिस्टेक होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम हर एक छोटी से छोटी कैलकुलेशन करेंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई ऐसे होता है 1, ऐसे होता है 1, दोनों को ऐड करते हैं तब होता है 2, 2 के अंदर 2 ऐड करते हैं तब होता है 4, 4 के अंदर 2 से डिवाइड करते हैं तो होता है 2। ठीक है, छोटी से छोटी कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। 3 + 2 कितना होता है? ये 1 2 3 ऐसे लिखो, फिर 2 को ऐसे लिखो, सबको ऐड करेंगे तो अपने पास ऐसे होगा 5। ठीक है, तो ऐसे अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करके कैलकुलेशन पार्ट समझाऊं तो बिल्कुल करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। लेकिन तब तक के लिए टाइम बचाएंगे और यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो? क्योंकि मैं करके आया हूँ सोल्व, आप अब करोगे। ओके, ये आ गया। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 2.792 किलोग्राम। ये अपने पास हो गया मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। कोई रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट पीओएसी से अपन ने सोल्व कर लिया। ठीक है, ये अपनी बात हुई पीओएसी। अब आप देखना, आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन मिले उसको आप पीओएसी से सोल्व कर सकते हो या नहीं। पीओएसी एक सेकंड में आपको बता दूं कि एक सेकंड देना। हाँ, कहीं पे भी अगर POAC लगानी हो,
तो सबसे पहले चीज क्या चेक कर रही है कि एक तो अपने पास कोई भी दो कंपाउंड होंगे जिनमें एक अपने पास गिवन होगा और दूसरे के बारे में पूछा होगा, ठीक है, कुछ फाइंड करना होगा, ठीक है। उन दोनों के बीच अगर कोई एक ऐसा सिमिलर एटम हो, सेम एटम हो, ठीक है, जो बाकी कहीं पे भी काम नहीं आ रहा हो, पूरी तरह उन दो के बीच ही हो, तो अपन उस एटम की POAC लगा सकते हैं। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज POAC की कि POAC के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं POAC लगा के। तो ये हुआ अपना POAC का फंडा खत्म, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शंस, ठीक है। या तो अपन इनको सीक्वेंशियल, ये पेन वाइट हो गया, यहाँ पे आपको वाइट नहीं शो होगा तो अपन रेड जोन में चले जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होती है और सीरीज रिएक्शंस क्या होती है। डिफरेंट नहीं होती, मैं आपको यही बता रहा हूँ। सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन एक ही होती है। नाम से पता चल रहा है कि कोई रिएक्शन सीक्वेंस में चलेगी या फिर सीरीज में चलेगी। कोई ऐसी रिएक्शंस अपने पास होंगी, लाइक कोई ए है, ए से प्रोडक्ट बनना अपने पास B+C, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये B था, इस B से इस B ने D के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया, E फॉर्म कर लिया। इस E ने F के साथ मिलके क्या बना लिया, G बना लिया। तो ये सारी रिएक्शंस क्या एक सीक्वेंस में चल रही है। तो अपन इनको क्या नाम दे सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंशियल रिएक्शंस है या फिर सीरीज रिएक्शंस है, ठीक है। इनके अंदर वो क्या करवा सकता है, इसके बारे में कोई अपन को जानकारी दे देगा, कोई मास दे देगा, मोल्स दे देगा, कुछ भी गिवन डेटा होगा अपने पास, उससे अपन को इसका फाइंड करने को बोल सकता है, इसका फाइंड करने को बोल सकता है, इसका कुछ फाइंड करवा सकता है, इसकी कुछ कैलकुलेशंस करवा सकता है, किसी की भी करवा सकता है। और अपन किसी की भी कर देंगे, क्या कर देंगे, कैलकुलेशंस, ठीक है। तो करते हैं, कैसे करते हैं, क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन अपने पास गिवन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना इजी कि आप देखते ही सोल्व कर दोगे। ना हमसे ना हो पाएगा। होगा, कैसे होगा मैं करवाता हूं। यहाँ पे अपने पास है Cl2 2KOH, मतलब ये कुछ रिएक्शंस दे रखी है। यहाँ पे ये KCl और शायद यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया लगता है मुझे, KClO, हाँ यहाँ पे KOH नहीं है, यहाँ पे आपके पास है KClO। अब ये KClO रिएक्ट किया, कोई रिएक्टेंट आया तो यहाँ पे बना इसका प्रोडक्ट KCl प्लस KClO3। यहाँ से KClO3 नीचे गया, इसने अलग रिएक्शन बनाई। तो अपन इन रिएक्शंस को क्या बोल सकते हैं, ये अपने पास सीरीज रिएक्शंस गिवन है, या फिर अपन इनको सीक्वेंशियल रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। ये कुछ रिएक्शंस देके उसने अपन से पूछ लिया। फर्स्ट 3 पार्ट के अंदर पूछा है। फर्स्ट पार्ट अपन से पूछा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड। KClO4 अब इसमें कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। इसका अपन से मास पूछा है, मास क्या होगा, वेट क्या होगा। व्हेन 568 ग्राम 568 ग्राम क्लोरीन इज यूज्ड। यहाँ पे क्लोरीन यहीं पे है तो इसका मास दे दिया अपन को 568 ग्राम। और पूछा क्या है, इसका मास क्या होगा। तो इसे सोल्व करने के अपने पास 2 मेथड्स होते हैं जिनके बारे में अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अपने पास मेथड है वो ये कि इन सीक्वेंशियल रिएक्शंस को लिखते हैं। लिखते भी कैसे हैं, रिएक्शंस को हमेशा बैलेंस करके रखना है। यहाँ पे सीक्वेंशियल रिएक्शन सीरीज रिएक्शन होना, हालांकि बहुत केस में बैलेंस
मिल भी जाएगी बट कहीं कहीं बैलेंस नहीं भी हो सकती, तो उनको आपको सबसे पहले बैलेंस करना है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे इन रिएक्शंस को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन अपने पास क्या थी, Cl2 प्लस 2KOH gives KCl प्लस KClO प्लस H2O, ये थी। सेकंड रिएक्शन अपने पास उसने दे रखी थी, क्या दे रखी थी देख लेते हैं। KClO gives KCl प्लस KClO3, तो यहाँ पे रिएक्शन अपने पास आ गई, KClO gives KCl प्लस KClO3। थर्ड रिएक्शन के अंदर अपने पास क्या था, 4 KClO3 gives KCl प्लस 3 KClO4। क्या ये रिएक्शंस बैलेंस दिख रही है? रिएक्शंस को बैलेंस कर लेना, सारी रिएक्शंस बैलेंस है एक्सेप्ट दिस। तो इसको अपन कर देंगे कैसे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पोटेशियम है 3, यहाँ पे भी कितने होंगे 2 प्लस 1 3, यहाँ पे क्लोरीन कितने 3, इधर भी कितने हो गए 1 और ये 2 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 3, इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए 3। तो ये अपनी रिएक्शन बैलेंस है, ऊपर वाली भी सारी रिएक्शंस बैलेंस है। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। गिवन अपने पास है 568 ग्राम क्लोरीन दिया हुआ है, तो इसके मोल्स पता करेंगे। सबसे पहले मोल्स कैसे पता करते हैं, मास अपॉन मोलर मास। Cl का मोलर मास कितना होता है, एक क्लोरीन का 35.5, तो 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा 71। जब इससे इसको अपन उड़ाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 8 मोल क्लोरीन। तो अपने पास यहाँ पे गिवन क्या है 8 मोल क्लोरीन। अब आप ये बताना, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देखना, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, 1 है, 2 है, 1 है, मतलब इसके 1 से ClO का कितना बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन में ClO का चाहिए अपने पास, तो सॉरी KClO का चाहिए, तो KClO का निकालते हैं। इस एक Cl से कितने KClO बन रहे हैं, 1, तो 8 मोल Cl2 से कितने मोल KClO बनेंगे, 8 मोल ही बनेंगे, 8 मोल KClO यही बनेगा ना। अब यहाँ पे ऐसे मत कर देना कि ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब नया तो कोई ऐड हुआ ही नहीं ना, ये वाला ही यहाँ पे है टोटल। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे कितने हो जाएगा 8 मोल KClO अपने पास अवेलेबल है। तो इसकी स्टोइकियोमेट्री देखना 3 2 1 और नीचे KClO3 काम में आ रहा, तो अपन इसके बारे में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 3 KCl से 3 KClO से 2 KCl बन रहे हैं और 1 KClO बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा 1/3, तो 1 से कितना बनेगा 1/3, तो 8 मोल से कितना बनेगा 1/3 मल्टीप्लाई 8, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन इसको 8/3 मोल KClO3। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया 8/3 मोल KClO3 है अपने पास। तो 8/3 से ये इधर देखना, इसका मास पूछा है अपन से, क्या होगा, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री देखो क्या है 4 1 3, इसके 4 से इसका 1, इसके 4 से इसका 3, तो इसके 1 से KClO4 का कितना बनेगा 3/4, तो इसके 8/3 से कितना बनेगा
3/4 मल्टीप्लाई 8/3 2, मतलब कितने मोल है? 2 मोल के ClO4 मिलेगा अपन को। कितने ग्राम से? 568 ग्राम ऑफ Cl2 से। तो इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देने यार। मोल्स गिवन हो, मास गिवन हो, मास से मोल निकालने हो तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं किससे? मोलर मास से। और जब मोल्स गिवन हो, मास पूछा हो, तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे उससे से वापस मोलर मास से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मोलर मास से। और KClO4 का मोलर मास कितना होता है बता सकते हो क्या आप? KClO4 का होता है 138.5। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 138.5 विच इज 277 ग्राम KClO4। एक मेथड तो होता है ये आपको आना चाहिए। सेकंड मेथड की बात करते हैं, वो काम आ भी सकता है बहुत सारी जगह, वो भी आना चाहिए। तो क्या करते हैं? सेकंड मेथड भी सीखते हैं। सेकंड मेथड यहां सीखते हैं। पेन ले लेते हैं वाइट, स्टार्ट करते हैं। अपने पास जो रिएक्शंस थी उनको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि बीच वाले सारे कट जाए। लाइक जो ये थे ना, इसके बारे में पूछा था और इसके बारे में पूछा था, तो अपन कुछ इस तरीके से अरेंज करें कि ये KClO3 से KClO3 चला जाए, ये KClO से ये KClO चला जाए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? सबसे पहले नीचे वाली रिएक्शंस लिखेंगे। लिखते हैं। सबसे पहले नीचे वाली रिएक्शन वो क्या थी अपने पास? 4 KClO3 gives KCl plus 3 KClO4, ये थी। इससे ऊपर वाली रिएक्शन क्या थी? 3 KClO, 3 KClO gives 2 KCl plus KClO3। अब अपन क्या चाहेंगे कि इस 4 KClO3 से ये कब कटेगा? जब ये भी 4 KClO3 होगा। ये कब होगा? अपन इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दे 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? 8, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर वाली रिएक्शन अपने पास क्या थी? Cl2 plus 2 KOH gives KCl plus KClO plus H2O। अब कितने KClO होने चाहिए? यहाँ पे भी 12, तो इससे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12। ये भी कितना हो जाएगा? 12। ये भी हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 24, 12 12 24, ये हो जाएगा 12। अब इससे अपन जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। लाइक 4 KClO3 से 4 KClO3 गया, 12 KClO से 12 KClO गया। पीछे अपने पास प्रोडक्ट में क्या बचा? जब अपन इन सारी रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो अपने पास जो अपना नेक्स्ट रिएक्शन हुई या जो प्रोडक्ट हुआ वो क्या हुआ? रिएक्टेंट साइड वाले सारे रिएक्टेंट साइड लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट साइड वाले राइट साइड। तो यहाँ पे एक तो बचा 12 KOH, तो 12 Cl2 प्लस 24 KOH। प्रोडक्ट में क्या बचा? 12 KCl प्लस 8 KCl प्लस 1 KCl, मतलब 12 प्लस 8 कितने हो गए? 20, और ये 121। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 21 KCl प्लस 3 KClO4, 3
KClO4 प्लस 12H2O, 12H2O। ये अपनी आ गई फाइनल रिएक्शन। इस रिएक्शन से अपन जो अपन से पूछा है उसको अपन बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? ये हो गया अपने पास 8 मोल निकाला था अपन ने, ये है ना यार। 568 ग्राम Cl2 दे रखा था, तो मास अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा Cl2 का? 71। तो 8 मोल्स है, 8 मोल से अपन से ये पूछा था इसका मास क्या होगा, ठीक है। तो इसके 12 से इसके कितने बन, सॉरी KClO4 के कितने बन रहे हैं? 3। तो इसके 1 से कितने बनेंगे? 3/12। तो इसके 8 से मोल से कितने बनेंगे? 3/12 मल्टीप्लाई 8। हाँ कि ना? जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो 8 4 टाइम्स 6 टाइम, ये अगेन 3, ये 2, 3 से 3 गया, पीछे क्या बचा? 2, मतलब 2 मोल KClO4 मिलेगा अपन को। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, और जो कि इसका मोलर मास होता है 138.5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 277 ग्राम्स। दोनों से सेम आंसर आया ना अपने पास? हाँ कि ना? हाँ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने पास क्या पूछा है उसने, क्या कैलकुलेट करवा रहा है वो? व्हाट मास ऑफ KCl एंड KClO3 इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपना सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट के अंदर उसने क्या पूछा था कि KCl और KClO3 इज प्रोड्यूस, इन दोनों का मास पूछा है इसने। तो इन दोनों का मास कैसे बताएंगे अपन? अपनी अभी जो रिएक्शन थी, जो अपन ने निकाली थी, वो रिएक्शन क्या थी कि 12 सबको ऐड करके क्या हुआ था? 12Cl प्लस 24KOH gives 21 KCl प्लस 3 KClO4 प्लस 12H2O। अब इसके अंदर उसने क्या पूछा है कि Cl2 और KCl का मास पूछा है। तो वो कैसे बता सकते हैं अपन? इसके कितने मोल्स थे, यही पूछा है ना। क्वेश्चन फिर से देख लेना। व्हाट मास ऑफ KCl एंड KClO3 इज फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं KCl। 12 मोल से इसके बन रहे 21, तो इसके 1 से कितना बनेगा? 21/12। तो इसके 8 मोल्स गिवन थे, तो 8 मोल से कितना बनेगा? मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, ठीक है। ये तो आ गए मोल्स, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो अपने पास क्या जाएगा? मास 21/12 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई इसका 74.5 मोलर मास होगा KCl का। तो इतने ग्राम अपने पास आ गया इसका KCl का मास। और उसने क्या पूछा था? एक KClO3 का भी पूछा था, ठीक है। KClO4 इसमें नहीं है, तो KClO3 का पूछा था। तो KClO3 कौन सी रिएक्शन में था? देख लो ना यार, KClO3 इसमें था। इस रिएक्शन को बैलेंस किया तो अपने पास 3 KClO gives 2 KCl प्लस KClO3। तो अपन यहाँ पे ये रिएक्शन लिख लेते हैं। 3 KClO gives 2 KCl प्लस KClO3। तो यहाँ पे 8 मोल
KClO के 8 मोल्स ही होंगे ना यार, इधर देख लो 8 मोल्स KClO के, 8 मोल KClO से KClO3 के मोल्स कितने होंगे 8/3, ये अपन ने यहाँ निकाला था। तो अब इन 8/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे KClO3 के मोलर मास से, जो कि कितना होता है 122.5। तो अपने पास इसका भी आंसर आ गया, सेकंड का भी। थर्ड अपन से पूछा है व्हाट मास ऑफ Cl2 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 80 ग्राम KClO4। अब KClO4 का मास दे दिया अपन को कि 62.25 ग्राम KClO3 होगा। कब प्रोड्यूस होगा कि कितने, क्या मास चाहिए होगा Cl2 का कि ये इतना बने। ठीक है, उल्टी रिएक्शंस करवा ले। उल्टी रिएक्शन में भी अपन क्या करेंगे, इनको थोड़ा रफ करते हैं फिर बताता हूं मैं आपको। तो रफ हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन क्या है कि KClO4 का मास अपन को गिवन है और वो कितना दे रखा है अपन को क्वेश्चन के अंदर 69.25। तो यहाँ पे लिख लिया अपन ने 69.25। अब इसका मास बता रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उल्टे चलेंगे। इतनी देर उल्टे चल रहे थे, तो इस बार क्या चलेंगे, उल्टे। और वो कैसे चलेंगे, ध्यान से देखना। इसके भी दो मेथड्स होता है। पहला तो ये कि ये सारी रिएक्शन लिख ली, बैलेंस कर ली। अब इसके बाद इसका 69.25 दे रखा है, तो सबसे पहले अपन इसके मोल्स निकालते हैं। 69.25 अपॉन मास के अंदर मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो मोलर मास KClO4 का क्या होगा 138.5। तो अपने पास मोल्स आ जाएंगे, ये 2 टाइम्स होगा, तो 1/2 या फिर 0.5 मोल। अब इसके 0.1/2 मोल से इसके 3 से इसके कितने बन रहे हैं 4, तो इसके 1 से कितना बनेगा 4/3। तो इसके 1/2 से कितना बनेगा, इधर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, तो 2/3। मतलब KClO3 के मोल्स पता चल गए कितने होंगे 2/3 मोल। तो यहाँ पे भी कितने होंगे 2/3 मोल। इसके 1 मोल से इसके 3 बन रहे हैं, तो इसके 2/3 से कितने बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 गया, कितना बचा 2। KClO के मोल आ गए अपने पास 2। इसके 1 मोल से इसका बन रहा है 1 मोल, तो इसके 2 मोल से इसके कितने बनेंगे 2 मोल। तो अपने पास क्या आ गया आंसर, मोल्स ऑफ Cl2 कितने हो गए 2। बताना क्या था, मास। मास कैसे बताएंगे, 2 मल्टीप्लाई मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा जो कि 71 ग्राम। इतना मास काम में आएगा। क्लियर। अब आपको मैं एक सेकंड मेथड, जैसे अपन ने ये रिएक्शन बताई थी, इससे भी अपन बता सकते हैं। कैसे, अभी बताता हूँ, एक सेकंड देखो, इसे रफ करते हैं। ठीक है, यहां देखना, इसका मास दे रखा है अपन को कितना 69.25 और इसका मास अपन को पूछा है, तो कैसे बता सकते हैं, इसके 3 से इसके कितने बन रहे हैं 12, तो इसके 1 से इसका कितना बनेगा
12/3, तो इसके 1/2 मोल होंगे ना, ये अभी निकाला था, तो 1/2 मोल से इसके कितने बनेंगे, 12/3 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से ये गया 6 टाइम, ये गया 2 टाइम्स, मतलब 2 मोल। मोल के अंदर मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि होता है क्लोरीन का 35.5, तो 32 मल्टीप्लाई 35.5 विच इज 71 ग्राम कर सकते हैं। अब मैं समझा रहा हूँ इसलिए बहुत टाइम लगा होगा, बाकी आप ऐसे क्वेश्चन को मुश्किल से 1 मिनट में सोल्व कर सकते हो इजीली। क्लियर, हाँ कि ना? हाँ, चलते हैं आगे एक चीज पे कि अगर इफ परसेंटेज दे रखा होता, ठीक है, परसेंटेज इन द सेंस कि जैसे मेरे पास ये रिएक्शन थी Cl2 plus 2 KOH gives KCl plus KClO plus H2O, KClO gives KCl plus KClO3। एक बार रिएक्शंस लिख लेते हैं, फिर बताते हैं क्या होता है। ठीक है, अब अगर अपन को ऐसे बोल देता कि ये 50% है, मतलब कि ये रिएक्शन 50% कंप्लीट हुई, यहाँ पे 80% दे देता, यहाँ पे 90% दे देता, जब परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी होती, ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना तो होता है नॉर्मली सोल्व करके निकाल सकते हैं अपन, ठीक है, परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई करके। कैसे? जैसे अपना पास फर्स्ट अपना आंसर आया था, क्या आया था, 277 ग्राम, ठीक है, वो KClO4 का मास, ठीक है, इतना आया था अपने पास, इतने इतने ग्राम KClO4। वहीं अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो नॉर्मली सोल्व करके जिस तरह से अपन ये सोल्व किया, प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज यील्ड से, मतलब 50/100, 80/100, 90/100, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.9, सॉरी, ठीक है। कब? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हैं तब तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज यील्ड से, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाते हैं तब डिवाइड कर देंगे परसेंटेज यील्ड से। क्लियर? ठीक। अब जैसे अपने पास थर्ड पॉइंट था, थर्ड आंसर आया था अपने पास, उसके अंदर अपन ने क्या निकाला था, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की साइड गए थे अपन वापस की, KClO4 का दे रखा था और Cl2 का पूछा था, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की साइड गए, तो यहाँ पे भी यही बोल रहा हूं मैं कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की साइड अगर जाते हैं या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हैं तो अपन डिवाइड करते हैं किससे, परसेंटेज यील्ड से। कैसे करते हैं? अपने पास क्या था, 142 ग्राम, यही था शायद ना, ना ना ना, अच्छा, अपने यहाँ पे गलती कर दी, क्या कि ये तो था एक Cl का मास, बट अपने पास यहाँ पे क्या है, Cl2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, मल्टीप्लाई 71 से, ये 30, इसको 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 142 ग्राम। अगेन इस सिचुएशन के अंदर भी ये कितना है, यहाँ पे अपने पास है 2 मोल ऑफ Cl2, तो यहाँ पे Cl2 का कितना होता है मोलर वेट, 71, क्योंकि एक क्लोरीन का होता है, बट यहाँ पे क्लोरीन के एटम्स कितना, 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा, वो क्या आएगा, 142 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे 142 ग्राम आया।
और गए कहाँ से, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की साइड गए, तो परसेंटेज यील्ड से डिवाइड कर देंगे कि अगर वो दे रखा होगा तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.9। तो इसको सॉल्व करके अपना जो आंसर आएगा वही अपना फाइनल आंसर होगा, अगर परसेंटेज दे रखा हो, रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड दे रखी हो तो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके अंदर अपन को दे रखा है कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4। इसका मास बताना है अपन को। फाउंड फ्रॉम 12 ग्राम ऑफ Fe2S। 12 ग्राम ये था, इससे ये कितना बनेगा ये अपन को पूछा है, और ये रिएक्शंस फॉलो हुई है। तो एक तो अपना है लॉन्ग मेथड, उससे आप करके देख लेना क्या आंसर आता है। बट मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे POAC अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ बताता हूँ कि ये Fe2S है, ठीक है, और ये H2SO4 है, फाइनल प्रोडक्ट। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, कोई एक ऐसा एटम जो कहीं और काम में नहीं आ रहा। मतलब ये यहाँ पे सल्फर एटम था, ये सल्फर एटम कंप्लीटली किस में गया, SO2 में। ये इधर SO2 ने फिर से रिएक्ट किया O2 के साथ, और यहाँ से भी सल्फर कंप्लीटली कहाँ गया, SO3 के अंदर। अब ये SO3 है, यहाँ से सल्फर कंप्लीटली किस में गया, H2SO4 में। क्या कहीं और काम में आया, नहीं आया। मतलब जितना ये था यहाँ सल्फर, सारा सल्फर H2SO4 के पास है। तो मैं यहाँ पे POAC अप्लाई कर सकता हूँ फॉर सल्फर। वो क्या होगी, यहाँ पे सल्फर के कितने एटम्स हैं, 2 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ FeS2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सल्फर का कितना है, 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ H2SO4। जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास दे रखा है 12, मोलर मास Fe2S का कितना होता है, 120। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ Fe2S को क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ Fe2S अपॉन मोलर मास ऑफ FeS2। सॉरी ये Fe2S नहीं FeS2 है। तो 12 नीचे क्या आ जाएगा, 120 इनका मोलर मास, कैलकुलेट करके देख लेना, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई H2SO4 के मोल्स को कैसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ H2SO4 यही पूछा है, और मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है, 98। हाँ कि ना, हाँ। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये 98 चला, अच्छा ये चला जाएगा 10 टाइम्स, ये चला जाएगा 0.2। तो अपने पास क्या आ गया, और ये 98 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वेट ऑफ H2SO4 क्या आ जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई 98। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 19.6 ग्राम H2SO4। ठीक है, ये अपनी बातें हुई इन सब की। अब एक छोटा सा पॉइंट अपने पास रह रहा है, जो कि है when two elements react to form 2 or more products simultaneously like H2 plus O2 रिएक्ट करके H2O भी बना सकते हैं और H2O2 भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल ले, N2 प्लस H2 मिलके क्या बना सकते हैं, NH3 भी बना सकते हैं, और इनसे N2H4 भी बन सकता है। तो ये जो चीजें होती है ना कि दो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ फॉर्म करते हैं, तो उन केसेस के अंदर अपन कैसे डील करते हैं, नंबर ऑफ मोल से, मास से, और कब कौन सी रिएक्शन अकर होगी कि इससे ये बनेगा या इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा या इससे ये बनेगा। तो ये सारी चीजें अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी देखेंगे। तब तक के लिए
और बाद में क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे अपन कंसंट्रेशन टर्म्स की, जिसके अंदर मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब, मोल फ्रैक्शन, ये सब की बात करेंगे। आज का वीडियो आई थिंक लंबा हो गया होगा, इसलिए इसको अपन यहीं एंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताइए, ध्यान से समझना। और अगेन मैं आपको एक चीज बता दूं, मोल कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, मेरे वीडियो देखने से आएगा या समवन एल्स किसी और की वीडियो देखने से आएगा या किसी और से आएगा या किसी बुक पढ़ने से आएगा, मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं, मोल कंसेप्ट समझ में किसी के भी बताने से नहीं आएगा। हर कोई आपकी सिर्फ हेल्प कर सकता है, बट मोल एक केमिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है जो हर जगह उंगली करेगा, हर जगह अपनी टांग अड़ाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ आपको तब समझ में आ सकता है जब आप मेरे से या किसी और से कंसेप्ट समझ के, उन कंसेप्ट्स को बिल्ड करके जब खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगोगे तब आएगा। इसलिए आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे सोल्व करना, और उसके अलावा अपन एक पीपीटी का, एक अलग एग्जाम सीट का या फिर क्वेश्चन सीट का, प्रैक्टिस सीट का एक अपन बना रहे हैं टेलीग्राम चैनल, जिसके अंदर डेली अपलोड होगी, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।